हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ये फोर्थ अवेंजर्स डूम्सडे टीजर है जो अब अवतार फायर एंड ऐश से पहले सिनेमा घरों में दिखाया जा रहा है और यहाँ हमारा विवरण और विश्लेषण है कि इसमें क्या होता है। हमें पूरा यकीन है कि आधिकारिक ट्रेलर के आने से पहले ये इन टीजरों में से अंतिम है जो संभवतः फरवरी में सुपर बोल के दौरान रिलीज होगा। और इस टीजर में कुछ बड़े संकेत हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि डूम्सडे की कहानी कैसे आगे बढ़ती है। इस वीडियो में मैं उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने जा रही हूँ जो हमने इससे सीखी हैं। चौथा डूम्सडे टीजर वकांडा के ढोल और उन स्वरों के साथ शुरू होता है जो 2018 की ब्लैक पैंथर फिल्म के लाइव वोरन्स के ऑस्कर विनिंग स्कोर से प्रतिष्ठित थे। लेकिन वकांडा के सुनहरे शहर की हरी भरी पहाड़ियों और भविष्यवादी वास्तुकला के बजाय हमें केवल एक सूखा रेगिस्तान दिखाई देता है। अब हम जानते हैं कि वकांडन एक्टर्स और टेलेकेनियन एक्टर्स और फैंटास्टिक फोरकास्ट के कुछ कलाकारों ने डूम्सडे के लिए बहरीन देश में कई दृश्यों की शूटिंग की थी। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ने सूर्योदय की एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसके कोने में विंस्टन डूक दिखाई दे रहे थे और अन्य तस्वीरों में आप देख सकते थे कि कास्टिंग क्रू के एक हिस्से को बहरीन के शेख नासिर के साथ अजीब तरह से पोज देना पड़ा था, जो राजकुमार हैं, बहरीन शाही परिवार में तीसरे स्थान पर हैं और उस लग्जरी रिजॉर्ट में युवाओं और खेलों के लिए सरकारी सर्वोच्च परिषद के प्रमुख हैं, जहां वे सभी ठहरे हुए थे। इसलिए इन सभी बाहरी दृश्यों के लिए प्रोडक्शन को पैपराजी ड्रोन कैमराज के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ी, जैसा कि यूके के प्रोडक्शंस को करनी पड़ती है। तो वकांडा एक रेगिस्तान क्यों है? गोल्डन सिटी एक झील के किनारे थी जो एक जल प्रणाली में बहती थी जिसे नेमार ने समुद्र से नेविगेट किया था। खैर, ये वॉइड हो सकता है या हम किसी ऐसी इकोलॉजिकल क्राइसिस का परिणाम देख सकते हैं जो एक इनकर्शन के कारण हुई जिसने वकांडा और टैलन दोनों को प्रभावित किया। लेकिन इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बाद में। यहाँ हम ब्लैक पैंथर शूरी की पीठ देखते हैं जब वो उस रेगिस्तानी रेत में आगे बढ़ती है और कहती है, I've lost everyone that matters to me। उसका वाइब्रेनियम सूट उस स्लिम गोल्ड और सिल्वर ट्रिम वाले सूट के समान है जिसे उसने 2022 की ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के अंतिम भाग में पहना था। लेकिन आप देखेंगे कि अब इसमें टील या एक्वामरीन रंग की कुछ धारियां बुनी हुई हैं। ये उस संधि और दोस्ती का संकेत है जो शूरी ने उस फिल्म के अंत में नेमार के साथ बनाई थी। विशेष रूप से टेलकोनाल वाइब्रेनियम इसी रंग का था। इसीलिए मुझे आश्चर्य है कि क्या उनके सभी सूट और कवच को स्पेसिफिक टेलकोनाल वाइब्रेनियम के साथ मिलाया गया है ताकि इसे और मजबूत बनाया जा सके। और उस व्यवस्था के हिस्से के रूप में शायद टेलकोनाल और नेमार के पास वकांडा वाइब्रेनियम है जो उनके कवच में बुना गया है। वास्तव में शूरी ने अपने करीबी सभी लोगों को खो दिया है। उसके पिता टचाका कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के दौरान मारे गए थे। उसका भाई टचाला ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के शुरुआती दृश्य में मारा गया था। उसकी मां रमोना तब मारी गई जब नेमार ने फिल्म में बाद में वकांडा पर हमला किया। नकिया हेती में रह रही है। असोया मुझे लगता है एक मिडनाइट एंजल के रूप में इधर उधर घूम रही है। रीरी विलियम्स मैथो के साथ डरावने सौदे कर रही है और शेरी की एआई वॉइस ग्रियोथ साथ निभाने के लिए उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या शी का कोई भतीजा नहीं है? टुसांट, जो चाला और नकिया का बेटा है, जिसे प्रिंस चाला 2 के नाम से भी जाना जाता है। शी ने कहा, I've lost everyone that matters to me। इसलिए हम ये मान लेना चाहिए कि वो अपने भतीजे के बारे में भी बात कर रही है। तो ये रहा डॉक्टर डूम द्वारा धमकी दिए जाने वाले मार्वल हीरो के संरक्षण में रहने वाले एक और युवा का उदाहरण। मैं बहुत चिंतित हूँ, खासकर इसलिए क्योंकि टुसांट के पास कोई विशेष कॉस्मिक पावर्स नहीं है जिनके बारे में हमें पता हो। वो एक शाही वंश का हिस्सा है, लेकिन शारीरिक रूप से वो सिर्फ एक बच्चा है जो हेती में पला बढ़ा है और उसने अभी तक हार्ट शेप्ड अर्ब नहीं लिया है और ना ही उसे कोई विशेष वाइब्रेनियम गियर दिया गया है। इसलिए डूम का उसे अपहरण की सूची में शामिल करना व्यक्तिगत लगता है और या इन सभी बच्चों की भविष्य से संबंधित किसी योजना का हिस्सा है। शायद वो लीक्ड कॉन्सेप्ट आर्ट भी, जिसे रूसो ने कहा था कि हम दिखाने के लिए स्वतंत्र हैं, जो मुझे लगता है कि चचाला ब्लैक पैंथर के एक नए संस्करण जैसा दिखता है। वो उस चचाला जूनियर का एक वयस्क संस्करण हो सकता है जो डूम्स बैटल वर्ल्ड में कई साल बिताने के बाद टाइम डायलेटेड होकर आया हो। लेकिन फिर टीजर आगे बढ़ता है और नेयार की लेफ्टिनेंट नेओरा मेबल कडाना को एक वाटर मास्क में दिखाता है। इसका मतलब है कि टैलेगॉन के लोग भी इस रेगिस्तानी जलवायु वाली भूमि को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं कि नियामोरा और अन्य टैलेकानिल किसी प्रकार के वाहन पर हैं और वहां से देख रहे हैं जो शायद वकांडास के गोल्डन सिटी के स्तंभ हो सकते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये ड्यून के किसी स्थान जैसा दिख रहा है और ये वास्तव में अर्थ के एक ऐसे संस्करण में टैलेकॉन का साम्राज्य हो सकता है जहां महासागरों को सुखा दिया गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि टैलेकॉनिल ही इस जगह में पहुंचने वाले लोग हैं। और हाँ, हम नेयार को देखते हैं, नो चावर्टा, कोई वाटर मास्क नहीं और एक हाई कॉलर्ड कोट और अपनी स्पीयर लिए हुए। मुझे कहना होगा कि ये पोशाक कुछ अन्य कॉस्ट्यूम लीक से मेल खाती है जो चर्चा में थे, इसलिए हम उनमें दी गई अन्य चीजों पर भी भरोसा कर सकते हैं। श्री का वॉइस ओवर जारी रहता है। द किंग हैज हिज ड्यूटीज टू प्रिपेयर आवर पीपल फॉर द आफ्टर लाइफ। आई हैव माइन।
किंग से उसका तात्पर्य उम्बाक्कू से है, जिसने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के अंत में वकांडा का सिंहासन और शासन की जिम्मेदारियां संभाली थी। श्री द्वारा वकांडा के शासक के कर्तव्यों में से एक के रूप में लोगों को आफ्टरलाइफ के लिए तैयार करने पर प्रकाश डालना दिलचस्प है। वो सुझाव दे रही है कि सम्राट का काम ये पहचानना है कि मृत्यु कब अपरिहार्य है और वकांडा वासियों को शांति और सांत्वना देना है जब वे एंसेस्ट्रल प्लेन में प्रवेश करते हैं। और आप देखेंगे कि ये उस इस्तीफे के समान है जिसे चार्ल्स और मैग्नेटो तीसरे टीजर में व्यक्त करते हुए प्रतीत होते हैं, और जिस तरह से इन दो राजाओं द्वारा अपनी चेकमेट स्वीकार करने से किंग चेस पीस को ऊपर उठाया जाता है। शी कह रही है कि यह अब किंग उम्बाकू का काम है, लेकिन उस तीसरे टीजर में साइक्लॉप्स की तरह शी एक ब्लैक पैंथर के रूप में खुद को एक नाइट के रूप में देखती है जो लड़ते हुए ही नीचे गिरेगी। हम शी को किंग बाकू के बगल में देखते हैं, जिसके पीछे डोरा मलाजे रॉयल गार्ड और एक प्रतिनिधि मंडल रेगिस्तान में बाहर निकल रहा है। बाकू के कवच में भी एक्वामरीन रंग की कुछ धारियां हैं, जो मेरा मानना है कि टेलेकॉनिल वाइब्रेनियम है। तो ये वास्तव में राष्ट्रों के बीच साझेदारी का एक नया युग है। बाकू कहता है किंग बाकू ऑफ वकांडा, और अभिवादन में अपना हाथ आगे बढ़ाता है, और वो हाथ थामने वाला है बेन ग्रिम द थिंग। वो कहता है बेन, यान्सी स्ट्रीट बिटवीन ब्रूम एंड ग्रैंड। हाँ, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, फैंटास्टिक फोर जिन्हें हम थंडरबोल्ट्स पोस्ट क्रेडिट सीन में पहुंचते हुए देखते हैं, वे न्यूयॉर्क में उन हारने वालों से नहीं मिलते हैं, वे मदद के लिए वकांडा जाते हैं। और मुझे पसंद है कि ये टीम अप हो रहा है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर की शुरुआत जुलाई 1966 में फैंटास्टिक फोर नंबर 52 से हुई थी। मुझे ये भी बहुत मज़ेदार लगता है कि बेन अपना परिचय बेन ग्रिम ऑफ द फैंटास्टिक फोर के रूप में नहीं देता है, वो सिम्बाकू को अपने घर के मोहल्ले का पता देता है। अब याद रखें, हमने पिछले गर्मियों की फिल्म में यान्सी स्ट्रीट देखी थी। हालांकि जो क्रॉस स्ट्रीट हमने देखी थी वो ब्रूम या ग्रैंड नहीं थी, वो कोना यान्सी और सफक का था, और यान्सी स्ट्रीट सफक पर जाकर खत्म हो जाती थी, जहां हमने स्कूल के बगल में वो सिनेगॉग देखा था, जहां सभी बच्चे सलाखों के पीछे से बेन पर कार उठाने के लिए चिल्ला रहे थे। वैसे इसके डेड एंडेड होने का कारण ये है कि मार्वल स्टूडियोज ने उसी बैकलॉट सेट का उपयोग किया था जिसका उपयोग डेडपूल एंड वुल्वरीन में किया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि बेन ये मान रहा है कि यूनिवर्स 616 में कोई फैंटास्टिक फोर नहीं है, जो हम जानते हैं कि नहीं है, और माकू को वैसे भी पता नहीं होगा कि फैंटास्टिक फोर कौन है। तो अब हमें ये सोचना होगा कि क्या 828 यूनिवर्स में कोई वकांडा है। वकांडा को एक छिपा हुआ साम्राज्य माना जाता है, जो अब एमसीयू में सार्वजनिक हो सकता है, लेकिन जिसे ढूंढना या वहां तक पहुंचना अभी भी बहुत कठिन होगा। इसीलिए फैंटास्टिक फोर के वहां पहुंचने के लिए, या इसके जो कुछ भी अवशेष बचे हैं वहां तक जाने के लिए, मुझे आश्चर्य है कि क्या 828 यूनिवर्स में ग्लोबल फ्यूचर फाउंडेशन का हिस्सा वकांडा है, और उस कमरे में उस लापता लैटवियन डेलीगेशन के साथ वकांडा का एक प्रतिनिधि मंडल भी हो सकता है। यहाँ बेन ग्रिम का रूप 828 यूनिवर्स में 1969 से 1970 के आसपास फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की मुख्य घटनाओं के 4 साल बाद का है। यही वो समय है जब डूम द्वारा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को ले जाने के बाद फैंटास्टिक फोर का पोस्ट क्रेडिट सीन होता है। मेरा मानना है कि फैंटास्टिक फोर वकांडा आए हैं ताकि वे शूरी से मदद मांग सके, जो यकीनन अर्थ 616 की सबसे बुद्धिमान मस्तिष्क है, ताकि इनकर्जन क्राइसिस और डॉक्टर डूम इसके बारे में जो कर रहा है उससे निपटा जा सके। हम महिला स्वर सुनते हैं जब एम्बाकू मुड़ता है और अपने रॉयल एयरक्राफ्ट पर वापस जाता है, और शूरी कैमरे से दूर किसी की ओर सिर हिलाती है और वकांडा फॉरएवर सलाम करती है। मुझे लगता है कि वो सलाम या तो रीड के लिए है, या सू के लिए, या शायद फैंटास्टिक फोर के चारों सदस्यों के लिए। ट्रेलर स्क्रीन पर टेक्स्ट के साथ समाप्त होता है, द वकांडन्स एंड द फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे। इसके बाद डॉक्टर डूम्स के ग्रीन सिटाडेल ग्लास विंडो के ऊपर डूम्सडे क्लॉक लोगो दिखाई देता है, जिसमें अपडेटेड काउंटडाउन क्लॉक है। तो अर्थ 616 में ऐसा क्या हुआ जिसने वकांडा को इस तरह का रेगिस्तान बना दिया? खैर, जॉनथन हिकमन्स टाइम रन्स आउट स्टोरी लाइन, विशेष रूप से हिकमन और स्टीव एप्स्टीन द्वारा 2013 की न्यू अवेंजर्स वॉल्यूम 3 नंबर 1 में, ये सब रीड रिचर्ड्स के साथ शुरू होता है, जो टीजर के इन कई किरदारों की तरह घोषणा करता है, एवरीथिंग डाइज, यू, मी, एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट, आवर सन, आवर गैलेक्सी एंड इवेंचुअली द यूनिवर्स इटसेल्फ। दिस इज सिंपली हाउ थिंग्स आर, इट्स इनएविटेबल। फिर हम वकांडा जाते हैं, जहां वकांडा के ऊपर आसमान में एक लाल वैकल्पिक अर्थ के दिखाई देने के साथ एक इनकर्जन शुरू हो रहा है। ये इशू 2 में ताला की ओर ले जाता है, जो अनिच्छा से इल्यूमिनाटी को रिपोर्ट करता है, और रीड मृत्यु के बारे में अपने शब्दों पर वापस आते हुए इनकर्शंस की व्याख्या करता है, और ये लगभग वही शब्द दर शब्द व्याख्या है जिसे जॉन क्रेसिंस्कीज रीड रिचर्ड्स अंततः डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से इल्यूमिनाटी डाइस से दोहराएगा। इसलिए हम वकांडा के एक ऐसे संस्करण को देख सकते थे जो किसी अजीब इनकर्जन बेस्ड अनोमली द्वारा झुलस गया और निर्जलित हो गया था।
शायद डॉक्टर डूम ने इनमें से किसी एक इनकर्जन को तेज कर दिया या होने दिया, जिसने वकांडा देश को अत्यधिक गर्म कर दिया या ग्रह के एक हिस्से से सारा पानी सुखा दिया। शायद बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए इन सभी दुनियाओं को वॉइड में मिलाने का ये उसका पहला कदम है। अब आप इस रेगिस्तानी सेटिंग को देखकर ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये सभी पात्र पहले से ही वॉइड में हैं। शायद मामला यही हो। इस चौथे डूम्सडे टीजर के बारे में अपनी थियरी के साथ नीचे कमेंट करें। अपनी पसंद की हर चीज़ के विश्लेषण और समाचार कवरेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगली बार मिलूंगी। बाय।